Hello friends, in today's video lecture we will talk about the cough and their treatments. Before discussing the cough, we have to be very careful idea about the mechanism of formation of cough, because most of the students को जब कफ की वो स्टडी कर रहे होते हैं या कफ के ट्रीटमेंट्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिकली ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कफ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअल में या म्यूकस है या म्यूकोप्रोटीन है या आपका कोई सिक्रेटरी सब्सटेंस है। तो अगर हम कफ को डिफ़ाइन करेंगे तो फर्स्ट हम कफ को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे और आफ्टर ऑल कफ के क्या टाइप्स होते हैं, उसकी मैकेनिज्म फॉर्मेशन की क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने में हेल्प करेगी। और उसके बाद हम कफ को किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, मीन्स व्हाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ ड्रग दैट वी यूज्ड इन केस ऑफ कफ। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट लाइक व्हाट इज कफ। कफ इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। कफ एक क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। कफ में लेट सपोज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन द एयर पैसेज, in the respiratory tract or we can say that in the air passage due to the respiratory secretions जो कि हम expel out करेंगे, जो कि बॉडी के लिए नेसेसरीली नहीं है, उसको एक्सपेल आउट करना है या तो कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर आपका अंदर आ गया है, फॉरेन मटेरियल जिसको हम बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। तो फॉरेन मटेरियल्स अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो बॉडी उसको एक्सपेल आउट करना चाहेगी। तो उसको जिस फॉर्म में अपने जिस म्यूकोप्रोटीन के साथ उसको वो एक्सपेल करती है, उसकी जो मैकेनिज्म है वो तो हम पढ़ेंगे। उसको जो अपने म्यूकस के साथ उस रेस्पिरेटरी या फॉरेन रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस या फॉरेन मटेरियल को जो एक्सपेल आउट करना है, वो उस रिफ्लेक्स को हम एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का नाम देते हैं। तो कफ एक तरीके का क्या है, एक कफ इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो एयर पैसेज में रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस या तो जो फॉरेन मटेरियल आ गया है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए कफ का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे कि कफ का फॉर्मेशन बेसिकली इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कफ का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इट मीन्स मैं फेरिंग्स की बात कर रहा हूं, सम पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, मैं सम पार्ट ऑफ द लैरिंग्स की बात कर रहा हूं और ब्रोंक्यूल्स की बात कर रहा हूं, मींस एयर पैसेज, ट्रैकिया की बात कर रहा हूं, राइट। तो इसमें अब हम बात करेंगे जो हमारा ये एयर पैसेज है उसमें जो हमारी दो नर्व्स होंगी, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व। तो ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व्स जो इनर्वेटेड होंगी, वो इनर्वेटेड कहां पर होंगी, वो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में जो पार्ट मैंने बताया, लाइक फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो उस जो ये नर्व्स होंगी उनकी जो ब्रांचेज उस म्यूकस मेम्ब्रेन में इनर्वेटेड होंगी, उन ब्रांचेज में, उन नर्व्स की ब्रांचेज में, मींस ग्लॉसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व की ब्रांचेज में क्या होगा, सेंसरी रिसेप्टर। वो सेंसरी रिसेप्टर क्या सेंस करेंगे, वो सेंसरी रिसेप्टर सेंस कर सकते हैं, लाइक दे कुछ ऑथर इसको बिलीव करते हैं कि दे आर सेंसरी रिसेप्टर, बट सम ऑथर ऑल्सो बिलीव कि along with the sensory receptor there will be the presence of chemoreceptor and mechanoreceptor। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल सपोज आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, अब उस फॉरेन मटेरियल को टास्क बॉडी का यह है कि उसको एक्सपेल आउट करना है। तो क्या हुआ, जैसे ही वो अंदर आया तो जो दो नर्व की जो इनर्वेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्रांचेज हैं, उनके जो सेंसरी रिसेप्टर हैं, उन्होंने उस फॉरेन पार्टिकल को या उस रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को जो बॉडी के लिए नेसेसरीली नहीं है उसको सेंस कर लिया। जब सेंस किया तो इन जो नर्व्स हैं इनका जो कनेक्शन है ब्रेन से, वो ब्रेन में कनेक्शन है इनका कफ सेंटर से, और कफ सेंटर है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि इन नर्व्स ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व में है, जब उस फॉरेन मटेरियल को सेंस कर लेंगे तो दे विल सेंड द सिग्नल टू द कफ सेंटर प्रेजेंट इन द ब्रेन इन मेडुला ऑब्लंगाटा, और वो मेडुला ऑब्लंगाटा से जो इंपल्स जनरेट होगी वो जाएगी टुवर्ड्स कहां पर, उस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी जो हमारा लंग्स है, उस लंग्स में, उस पर्टिकुलर पार्ट में, और वहां पे जो मैकेनिज्म डेवलप होगी वो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगी एक्सपल्जन ऑफ, रिफ्लेक्स एक्सपल्जन ऑफ एयर और रिफ्लेक्स एक्सपल्जन ऑफ म्यूकस मटेरियल जो हमारा जब बाहर निकलेगा
उस मैकेनिज्म के थ्रू जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कफ सेंटर के थ्रू इंपल्स के थ्रू आई है, तो हम उसको बोलेंगे कि आपका क्या हुआ, एक रिफ्लेक्स हुआ जिससे आपका कफ एक्सपेल हुआ। और चूंकि रिफ्लेक्स हमारा कैसा था, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। तो दो चीजें हम कवर कर चुके हैं यहां पे, हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की बात कर चुके हैं, राइट। इन द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स किसकी हम बात करेंगे, यहां पे जो आपके बोर्ड्स में जितनी चीजें आपके लिखी हुई हैं वो आपके बिल्कुल कंसेप्ट को क्रिएट करने के लिए है, जो कि आपको जो नोट्स की बात रही तो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन यहां पे बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करेंगे। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की हम बात कर चुके हैं, कफ को क्यों बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस होते हैं इसमें, या तो फॉरेन पार्टिकल की हम बात करते हैं, राइट। इसके बाद हम बात कर चुके हैं किसकी, मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कफ, लाइक ग्लॉसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व इन्वॉल्व है। इसमें सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, राइट। मैकेनो रिसेप्टर भी कुछ ऑथर बिलीव करते हैं, और कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो सेंसरी रिसेप्टर होंगे दैट विल सेंस दैट देयर इज एन फॉरेन मटेरियल, एंड दैट sensing impulse will send to the cuff center, and from the cuff center that is present on the brain there will be a reflex action, and that reflex action is responsible for expulsion of cuff from the respiratory tract. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कफ की। कफ कितने तरीके का होता है, देखिए कफ के जो टाइप्स होते हैं वो दो प्रकार का होता है। कफ दो तरीके का होता है, एक कफ होता है जो कि प्रोडक्टिव कफ होता है, और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ। इन दोनों का डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो कफ हुआ हमारा नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव की हम बात कर रहे हैं कि मींस ये नॉन प्रोडक्टिव, हम इसको इस सेंस में बोल रहे हैं कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि कफ हमारा एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, कफ को किसी भी तरीके से हेल्प करना है रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस और फॉरेन पार्टिकल को एक्सपेल करने के लिए। लेकिन जो ड्राई कफ होता है जिसको हम नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, राइट, ड्राई कफ या नॉन प्रोडक्टिव कफ जो होता है वो इस चीज में हेल्पफुल नहीं होता कि वो एक्सपेल आउट कर सके उस चीज को। तो बेसिकली इसके दो हम मेनली यहां पे फिर से रिफोकस करेंगे इसको। कफ के दो टाइप्स हैं, नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव क्या है, आपके एक्सपल्जन में हेल्प डायरेक्टली नहीं कर रहा है, और जो कि प्रोडक्टिव कफ है ये आपका प्रोडक्टिव कफ क्या होगा, एक्सपल्जन म्यूकस, हायर अमाउंट ऑफ म्यूकस होगा प्रोडक्टिव कफ में, और यहां पे ये क्या होगा, ये आपकी बॉडी के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा, एक्सपल्जन ऑफ फॉरेन मटेरियल या तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में। अब यहां पे शॉर्ट में हम थोड़ा सा नॉन प्रोडक्टिव कफ के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम बाद में जब क्लासिफिकेशन से उसको रिलेट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगा। नॉन प्रोडक्टिव कफ में इसको हम बोल रहे हैं ये यूजलेस कफ है। यूजलेस कफ है मींस इसमें वो सफिशिएंट क्वांटिटी म्यूकस की नहीं है, म्यूकोप्रोटीन की, जिससे कि फॉरेन मटेरियल जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गया है, एयर पैसेज में आ गया है, जिसको हम एक्सपेल कर सके। तो मेन जो फोकस होगा, टारगेट हमारा, अगर इफ इन द बॉडी देयर विल बी द प्रेजेंस, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोडक्टिव कफ, मींस वी हैव टू सप्रेस दिस कफ। हम इस कफ को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। बट इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्टिव कफ, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सप्रेस नहीं करेंगे, हम इसके एक्सपल्जन के रेट को बढ़ाएंगे। अब वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग होंगी जो कि एक्सपल्जन के जो रेट होगा या क्वांटिटी होगी कह सकते हैं, उसको किस तरीके से बढ़ाती हैं, वो ड्रग्स की पर्टिकुलर अपनी अपनी मैकेनिज्म है, उसकी हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। तो हम टाइप्स को यहां पे क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में क्या आता है हमारा, फेरेंजियल डिमल्सेंट्स। इसके 3-4 क्लासिफिकेशन, वन बाय वन सारा डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। फेरेंजियल डिमल्सेंट, अब बच्चा जब फेरेंजियल डिमल्सेंट पढ़ता है तो डिमल्सेंट तो सोचता है कि डिमल्सेंट क्या है, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाए कि यहां पे हम फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। मींस बेसिकली जो रेस्पिरेटरी एयर पैसेज में जो फेरिंग्स का पार्ट है वहां पे सूदिंग इफेक्ट की हम बात करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे डिमल्सेंट्स होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर उस ट्रैक में, अगर हम जीआईटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको जब इनटेक करेंगे तो जो जीआईटी में क्या करेगा, ये सूदिंग इफेक्ट देगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, सूदिंग इफेक्ट देगा। ये बेसिकली कैसे एक्ट करते हैं, देखिए
इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैंने ये ट्रिपल एल लिख रखा है तो इसका मीनिंग क्या है? लाइक हम बात करें लाइक लोजेंजेस हमारे जो होते हैं, लोजेंजेस जैसे कई आप इस अवेयर होंगे इसके बारे में लोजेंजेस। लाइक अगर हम कॉफलेट की बात करें जो कि हिमालय की आती है, या तो हम बात करें लाइक कॉफसिल्स की जो सिप्ला की आती है, या हम बात करें स्ट्रेप्सिल्स की जिसको हम बेसिकली मुंह में रख के उसको चूसते हैं, तो वो वाली जो ड्रग्स होती हैं वो फेरिंजल डिमल्सेंट होती हैं और बेसिकली सूदिंग इफेक्ट देती हैं, मींस आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगी एक। अच्छा, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही हैं, एक्सपल्जन में तो हेल्प नहीं कर रही हैं। इट मींस हम बेसिकली एक हमारा कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो सकता है कि जो फेरिंजल डिमल्सेंट होती हैं बेसिकली ये ड्राई कफ के लिए होती हैं। जो पॉइंट आपको जानना जरूरी है वो यही है कि ये जो फेरिंजल डिमल्सेंट होंगी मेनली ये ड्राई कफ के लिए ही यूज होंगी, क्योंकि एक्सपल्जन में हेल्प नहीं कर रही हैं। ये केवल उस पैसेज को जो कि इरिटेट हो चुका है उस पैसेज को सूदिंग इफेक्ट दे रही हैं, राइट? आपको कंफर्टेबल फील होगा। तो लाइक हम लोजेंजेस की बात करें या लिंकटस की बात करें, लिंकटस में भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि लिंकटस क्या है। लिंकटस बेसिकली आपको कुछ नहीं समझना, जैसे हमारा सिरप होता है सेम लिंकटस होता है। लिंकटस आप मेनली जो फोकस्ड होते हैं लिंकटस से ट्रीटमेंट के लिए वो बेसिकली कफ के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। तो सेम है, सिरप है लेकिन ट्रीटमेंट फोकस्ड है किसके लिए? कफ के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लिंकटस बोलेंगे। लिक्योराइस है लाइक मुलेठी जो हम फार्माकोग्नोसी के लैब में आपने देखा होगा। लाइक हम बात करें लिक्योराइस और ये हो गया। इसके बाद एक आपकी जो ये है वन सेकेंड, लिक्योराइस है, लोजेंजेस है और आपका लिंकटसेस है और ग्लिसरीन है, राइट? तो ये आपका सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें हम बात करें इसकी जस्ट एक आपके जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एजेंट्स होते हैं, ये एजेंट्स हैं। ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं? जीआईटी की लाइनिंग को कोट कर रहे हैं तो इरिटेशन ऑफ लाइनिंग को क्या करेंगे? कम करेंगे। जब इरिटेशन ऑफ लाइनिंग को कम करेंगे तो ये कैसा इफेक्ट देंगे? प्रोटेक्टिंग एंड सूदिंग इफेक्ट देंगे। और बेसिकली हम कहां बात कर रहे हैं? फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। और बेसिकली क्या ट्रीट कर रहे हैं? सिम्टोमेटिक रिलीफ देने की हम इसमें बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं सेकेंड कैटेगरी जो कि हमारी है एक्सपेक्टोरेंट्स की, राइट? एक्सपेक्टोरेंट्स में आपका ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स इज आल्सो नोन एज म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स। तो म्यूकोकाइनेटिक्स मींस जो हमारा म्यूकोप्रोटीन है जिसमें हम स्पूटम या हम बोलते हैं कफ, उसकी मूवमेंट को जो बढ़ाते हैं। मूवमेंट को कैसे बढ़ाना है ये अलग अलग पार्ट है, लेकिन जो मूवमेंट हम एक्सपेक्टोरेंट अगर बोल रहे हैं तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर दोज एजेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द एक्सपल्जन ऑफ कफ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो म्यूकोकाइनेटिक ड्रग। अब इसके अंदर कई एग्जांपल्स हैं, लाइक हमारे सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट है, लाइक पोटेशियम आयोडाइड है, या हम बात करें कि इसकी ग्वानाफेसिन की, या बाल्सम टोलू, वसाका, या फिर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की। तो इनमें एक जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टोरेंट्स में वो आपको ये समझना। देखिए पर्टिकुलर अगर जीपैट ओरिएंटेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें तो ये है कि आपको पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है उस चीज को पकड़ना पड़ेगा। लाइक सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट साल्ट एक्शन के थ्रू एक्ट करते हैं, या पोटेशियम आयोडाइड डायरेक्ट भी एक्ट करता है, इनडायरेक्ट भी एक्ट करता है। डायरेक्ट कैसे करता है? ग्लैंड के थ्रू एक्ट करता है। जो सिक्रेटरी ग्लैंड होती हैं उनके इरिटेशन को मिनिमाइज करता है, राइट? उनके इरिटेशन को एनहांस करता है। प्लस गैस्ट्रिक जो सिक्रीशंस हैं उसके थ्रू भी वो सिक्रीशंस को इनहांस करता है। सिक्रीशंस को इनहांस करने का मतलब है कि जब म्यूकस का रिलीज ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो एक्सपल्जन में हेल्प करेगा। किसके? जो कि फॉरेन मटेरियल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है, जो कि हम कफ की बात करें। अमोनियम क्लोराइड भी सेम मैकेनिज्म के थ्रू हेल्प कर रहा है। तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो डायग्रामेटिकली अगर इसके मैकेनिज्म को हम समझें तो लाइक ये आपका म्यूकोप्रोटीन है जिसमें हम स्पूटम की बात कर रहे हैं। इस म्यूकोप्रोटीन में जो ये वाला रिजल्ट एक्शन है वो है सैलाइन ट्रीटमेंट। बेसिकली हम इस सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मैकेनिज्म निकल के आएगी वो यही निकल के आएगी कि लाइक ये आपका स्पूटम का स्ट्रक्चर था, इसने इस स्ट्रक्चर को क्या किया? देखिए यहां पे लूज कर दिया। इसकी जो म्यूकोप्रोटीन की जो आपस में बाइंडिंग थी उसको लूज कर दिया और इसको आपस में जो कॉन्सेंट्रेट ना करके इसको डाइल्यूट कर दिया। तो जब वो चीज डाइल्यूट हो जाएगी, कफ डाइल्यूट हो जाएगा तो आसानी से एक्सपेल आउट हो सकेगा। और ओवरऑल तो इसमें दो मैकेनिज्म क्लियर होकर समझ में आ रही हैं। उसमें यह है कि ये तो एक वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं
वॉल्यूम मतलब जो आपके एक्सपेक्टोरेंट्स हैं वो जो कफ है, जो म्यूकस म्यूकोप्रोटीन से उसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, म्यूकस के वॉल्यूम को वहां पे बढ़ाते हैं ताकि आसानी से एक्सपल्जन हो सके, और उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं ताकि आसानी से वो एक्सपेल हो सके। इसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी की ड्रग है वो हमारी आती है म्यूकोलाइटिक्स। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो स्पूटम के जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल लेवल की, तो इसके स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो हमको मिलेगा कि ये जो सल्फर एसएच ग्रुप बाइंड होते हैं, सल्फाइड ग्रुप जुड़े होते हैं, सल्फर ग्रुप, सल्फर कंटेनिंग ये इनका स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमराइज होते हैं, दे आर एक्चुअली पॉलीमर ऑफ द सल्फर कंटेनिंग पॉलीमर। तो ये जो म्यूकोलाइटिक ड्रग होंगी वो इसके स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगी, कई पॉइंट पे ब्रेक कर देंगी, ये जहां पे ब्रेक कर रखा है। तो जब ब्रेक कर देंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पॉलीमराइज फॉर्म था ये डीपॉलीमराइज हो जाएगा, और जब डीपॉलीमराइज हो जाएगा तो आसानी से एक्सपल्जन इसका हो सकेगा। तो अगर हम म्यूकोलाइटिक ड्रग की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं लाइक ब्रोमोहेक्सिन। ब्रोमोहेक्सिन का अपना एक एडाथोडा वेसिका प्लांट से मिलता है, एल्कलॉइड है, जीपेट के पॉइंट से डीपोलिमराइजेशन कर देता है किसका, म्यूकोप्रोटीन का। और ब्रोमोहेक्सिन एक तरीके से एक्ट करता है कि ब्रोमोहेक्सिन क्या करता है कि जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं पर्टिकुलर उस सेल में, लाइसोसोमल जो एंजाइम होंगे उनको भी एक्टिवेट करता है। उनको एक्टिवेट करने के बाद ही ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पे टूटते हैं। तो ब्रोमोहेक्सिन, अगर म्यूकोलाइटिक के ब्रोमोहेक्सिन कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली दे वर्क्स बाय द टू मैकेनिज्म, बाय डीपोलराइजिंग द म्यूकोप्रोटीन एंड इंक्रीजिंग द लाइसोसोमल एंजाइम फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ म्यूकोप्रोटीन। सेम अगर हम बात करें तो एम्ब्रोक्सोल भी इसी कैटेगरी का है, एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। तो इसमें चूंकि मैंने जीपैड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहां पे मेंशन करना चाहता हूं, अदरवाइज इसका मैकेनिज्म ओवरऑल हमारा सेम निकल के आ रहा है। म्यूकोलाइटिक हैं तो स्पूटम के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहे हैं, वो यहां से क्लियर है। लेकिन यहां पे फिर भी मेंशन हम करेंगे कि एम्ब्रोक्सोल जो होता है वो ब्रोमोहेक्सिन का, एम्ब्रोक्सोल जो है मेटाबोलाइट है लाइक एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन और एसिटाइल सिस्टीन आप इनहेलेशनल फॉर्म में लेते हैं, जबकि कार्बोसिस्टीन आप क्या लेते हैं, ओरली फॉर्म में लेते हैं। लेकिन कार्बोसिस्टीन के साथ एक लिमिटेशन है कि कार्बोसिस्टीन क्या कर देता है, डैमेज कर देता है गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर को। ये जीपैड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं किसकी, एंटीटस्सिव्स की, जो कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। एंटीटस्सिव में देखिए दो कैटेगरी, एंटीटस्सिव में दो चीजें आएंगी। एंटीटस्सिव ये दो तरीके से एक्ट करेगा। इस यहां पर जो हमने एक्शन पढ़ा ड्राई कफ के लिए पढ़ा, यहां पे हमने पढ़ा प्रोडक्टिव कफ के लिए पढ़ा, क्योंकि वो कफ बन रहा है उसको ज्यादा एक्सपेल करना है। यहां पे हम जो पढ़ेंगे वो ड्राई कफ के लिए पढ़ेंगे, अगेन नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए। तो नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए बेसिकली एंटीटस्सिव इन्वॉल्व होते हैं। इनकी मैकेनिज्म दो तरीके से होती है, या तो आपका ये सेंट्रली एक्ट करेंगे या तो आपके पेरिफेरली एक्ट करेंगे। अगर क्लासिफिकेशन में कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं हो, बच्चों को याद करने का पॉइंट है, लाइक इसमें कई ओपियाइड हैं, नॉन ओपियाइड हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स हैं, पेरिफेरल एक्टिंग है। ओपियाइड की अगर हम बात करें कोडीन, फोलोकोडीन, इथाइल मॉर्फिन, या हम नॉन ओपियाइड की बात करें तो आपका नोसाफिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और क्लोफिरिडायनोल। इसके बाद अगर हम एंटीहिस्टामिनिक की बात करें क्लोरफेनरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन, और पेरिफेरल एक्टिंग की बात करें तो प्रीनॉक्साडायाजिन। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रटने का, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एंटीटस्सिव में निकल के आया कि ये दो तरीके से एक्ट कर रही है, सेंट्रली और पेरिफेरी। अब हम बात करेंगे कि सेंट्रली कैसे एक्ट कर रही है। देखिए जितनी भी एंटीटस्सिव होंगी, वो जो हमारा कफ सेंटर की मैं बात कर रहा था जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा में होता था, तो उस सेंट्रली एक्टिंग मींस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट कर रही है, मींस उस कफ सेंटर को ही ये सप्रेस कर रही है, राइट। कुछ ऑथर्स में आपको यह लिखा मिलेगा कि ये कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती हैं। देखिए किसी चीज के थ्रेशोल्ड को बढ़ाने का मतलब है कि अगर इसको जितनी एनर्जी इस मार्कर को चाहिए ऊपर जाने के लिए, अगर उस एनर्जी को मैं बढ़ा दूं, तो मैंने बोल दिया कि इसकी ऊपर जाने के थ्रेशोल्ड को मैंने बढ़ा दिया। तो अगर मैं कफ के थ्रेशोल्ड को बढ़ाता हूं तो जो इंपल्सेस आ रही हैं वो जब बहुत ज्यादा आएंगी तब कफ का फॉर्मेशन होगा, ये मतलब है। तो यहां पे क्या होगा कि उस थ्रेशोल्ड को एंटीटस्सिव्स क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो डायरेक्ट इसका अगर हम एक पॉइंट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्क्राइब करेंगे तो डायरेक्ट एक्शन है यहां इसका कहां पे, कफ सेंटर पे, और बेसिकली ये कर क्या रहा है कि थ्रेशोल्ड ऑफ कफिंग को बढ़ा रहा है। ये जो एंटीटस्सिव है, यहां से एक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ एकेटीयू के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और जीपैट के पॉइंट से, और उसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं इसलिए इसको यहां पे मेंशन किया। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन,
डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन आपकी किस कैटेगरी की ड्रग है? नॉन ओपियोइड कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन एक्टिंग कैसे है? सेंट्रली एक्टिंग थ्रू द एनएमडीए रिसेप्टर, और बेसिकली इट ब्लॉक्स द एनएमडीए रिसेप्टर। और इसमें दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन है उसका डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म। डेक्स्ट्रोफॉर्म आपका एंटीटॉक्सिव एक्शन देता है, जबकि लीवोफॉर्म आपका एनाल्जेसिक एक्शन देता है, जो कि जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम थ्रेशोल्ड कफिंग को बढ़ा रही हैं। अब हम बात करेंगे यूज की, तो यूज का यहां पे क्लियर है कि हम बेसिकली कफ सेंटर को सप्रेस कर रहे हैं, और तो हम सप्रेशन की बात कहां पे करते थे? नॉन प्रोडक्टिव कफ में, राइट? तो हम ड्राई कफ में इन ड्रग्स का यूज करेंगे, तो नॉन प्रोडक्टिव कफ में, और कंट्रोल कर रहे हैं रेदर देन एलिमिनेट। हम यहां पे बेसिकली, अगर और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको ये चीज समझना होगा कि हम यहां पे कफ के एक्सपल्जन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आपका कफ बने ही ना, मींस कफ को सप्रेस की बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हम कंट्रोल रेदर देन एलिमिनेट की हम बात करते हैं। इसके बाद और भी कैटेगरी की ड्रग है, लाइक एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग है, जो कि कई बार एडजुवेंट की तरह यूज होती हैं। एंटीहिस्टामिनिक्स में बेसिकली H1 जो रिसेप्टर है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड ऑल द H1 एंटागोनिस्ट बेसिकली यूज टू ट्रीट द कफ। बट H1 एंटागोनिस्ट, जैसा कि हम लोग पहले प्रीवियस पढ़ चुके हैं हिस्टामिन के बारे में, बेसिकली इसका फोकस जो होता है एलर्जी की तरफ होता है, तो आप उसको उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जो H1 एंटी हिस्टामिनिक जो कफ में यूज हो रही हैं, वो कफ जो है वो एलर्जिक कफ होना चाहिए। उस पॉइंट को यहां पे मेंशन किया गया है कि ये एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी इनकी नहीं होती, राइट? इनकी एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन बेसिकली ये यूज्ड कहां पे होते हैं? जो एलर्जिक कफ होता है, क्योंकि हम भी किसके एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं, राइट? H1 के एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं। तो सेम है इसमें, लाइक आपकी क्लोरफेनरामिन, डाइफेनाड्रामिन, ये ड्रग्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेरीफेरल एक्टिंग एंटीटेसिव की। तो सेंट्रली एक्टिंग हमने बात कर दी, अब हम पेरीफेरल की बात करेंगे। पेरीफेरल जैसे प्रीनॉक्सिडाइजिन। प्रीनॉक्सिडाइजिन कैसे एक्ट कर रहा है? जो हमारे ये जो रिसेप्टर्स थे यहां पे, जो नर्व्स पे रिसेप्टर थे, उन रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर देगा। जब चूंकि वो रिसेप्टर पेरीफेरी में है, एयर पैसेज में, तो उन रिसेप्टर को जब ये डिसेंसिटाइज कर देगा, ये पर्टिकुलर ड्रग जो कि पेरीफेरली एक्टिंग है, जब डिसेंसिटाइज कर देगी, जो इंपल्स जा रही है कफ सेंटर पे, वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जब रिड्यूस हो जाएगी तो आपका कफ का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। इट मींस ये भी आपका बेसिकली किस में इन्वॉल्व है? ड्राई कफ में इन्वॉल्व है। और एक एडजुवेंट एंटीटसिव में हम यूज करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स, क्योंकि ब्रोंकोडाइलेटर्स का हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है, ब्रोंकोस्पाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है कई बार कफिंग की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, राइट? और ब्रोंकोस्पाज्म होने की कई बार वजह म्यूकस का एग्रीगेशन भी होता है। तो उस पर्टिकुलर ब्रोंकस को अगर हम डायलेट करने की बात करते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन की बात करते हैं, तो वहां पे क्या है कि ब्रोंकोडाइलेशन करके हम उस पर्टिकुलर जो एयर पैसेज है वहां पे एयर फ्लो की वेलोसिटी को तो बढ़ाते ही हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। और एयर फ्लो की जब हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं, इट मींस हम एक्सपल्जन की वेलोसिटी भी बढ़ाते हैं। तो एक्सपल्जन की वेलोसिटी बढ़ाते हैं मींस हम किसकी बात कर रहे हैं? कफ को एक्सपेल आउट करने की बात कर रहे हैं। तो ब्रोंकोडाइलेटर का इस तरीके से यूज है। तो ब्रोंकोडाइलेटर में लाइक सॉल्बुटामॉल और टर्बिटेलिन। बेसिकली ब्रोंकोडाइलेटर में अगर बात करूं तो ये बीटा 2 एगोनिस्ट होती हैं, जो कि लंग्स में ब्रोंकियोल्स में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनका एगोनिस्ट हम यूज करते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट कफ। यहां पे आपका सारा कॉन्सेप्ट जी-पैड पॉइंट ऑफ व्यू से और AKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।